हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस करते हैं, जिसे हिंदी शिक्षा शास्त्री कहा जाता है। टेस्ट सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे। जो आने वाला हमारा जो एग्जाम है सीटेट 2020 जो 5 जुलाई को होने वाला है, किस तरह पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने से हमें आइडिया हो जाता है जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम आसानी से जो 15 नंबर की पैडागोजी है 15 में से 15 नंबर ला सकते हैं। और साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है, भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह, यानी कि भाषा शिक्षक यानी कि आपको एक लैंग्वेज टीचर होने का जो दायित्व वो क्या होना चाहिए वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करें, या ऑप्शन बी रहेगा सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्न पूछें, या ऑप्शन सी रहेगा सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने, या ऑप्शन डी रहेगा सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दें। तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों रहेगा वो आपको बताते, यानी कि एक लैंग्वेज टीचर होने के नाते, भाषा शिक्षक होने के नाते आपका जो दायित्व है, जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है वो है ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग। सभी बच्चों की जो भाषा है उसे सहज भाषाई क्षमता को पहचानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तभी तो आप क्लास में बच्चों को जब उनकी क्षमताओं का ज्ञान हो पाएगा, उनकी भाषाओं का, तभी आप अच्छे से आप जो है वो चीज़ों को सिखा पाएंगे बच्चों को, और अपनी टीचिंग का सही तरीके से उपयोग भी कर पाएंगे, और बच्चों को सही तरीके से सिखा भी पाएंगे और उन्हें समझा भी पाएंगे। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको का ये दायित्व होना बहुत जरूरी है, ये समझना आपको, क्योंकि सभी बच्चे अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुसार ही सुनते सीखते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के समान होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से क्या होता है, यानी कि एक बच्चा मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि मुख्य माध्यम से जब वो बोलता है तो उसके कहीं ना कहीं शब्दों में त्रुटियां होती है उच्चारण में। तो जब आप बार बार टोकेंगे तो उससे क्या होगा वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में देखा बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं होती, ये गलत कहा गया है। या ऑप्शन बी रहेगा बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को नहीं समझ पाते। जब बच्चे बोल रहे और आप बार बार टोकेंगे तो वो त्रुटियों को कभी समझ नहीं पाएंगे। या ऑप्शन सी रहेगा बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं, या ऑप्शन सी रहेगा बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं, या ऑप्शन डी रहेगा बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। बिल्कुल नहीं बढ़ता बच्चों के भीतर आत्मविश्वास, क्योंकि जब बच्चे बोल रहे हैं और आप बार बार उनकी गलतियों का एहसास दिला रहे हो, बार बार बोल के टोक कर, तो बच्चों में आत्मविश्वास कहाँ से बढ़ पाएगा, ये तो गलत कहा इन्होंने। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्योंकि जब आप एक टीचर होने के नाते आपकी क्लास में कोई भी बच्चा अगर मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि मुख्य माध्यम से जब वो किसी शब्द को बोल रहा है, किसी चीज को बता रहे और उसके उच्चारण में गलतियां हो रही है, त्रुटियां हो रही है, तो आपको जब आप बार बार टोकेंगे सब बच्चों के आगे तो वो धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं और आपसे जो है वो अलग महसूस होने लग जाते हैं, और अपनी जो बातें होती है वो कभी बोलते भी नहीं, यानी कि धीरे धीरे चुप रहना स्टार्ट कर देते हैं, और टीचर और जो बच्चों में जो संबंध है वो भी सही ढंग से विकसित नहीं हो पाते हैं और दूरियां बनने लग जाती है। इसलिए कभी भी बच्चों को जब वो बोल रहे हैं उनकी बातों को पूरा सम्मान करना चाहिए, और टीचर को कर्तव्य कि वो सही ढंग से बच्चों को सिखा पाए। पहले वो चीजों को खुद बोले, उसके बाद बच्चों को समझाए उन्हीं की भाषा में, जिस तरीके से बच्चे सीखना पसंद करते हैं। तो एक टीचर को बच्चों को समझना पहले बहुत जरूरी है, तभी वो अपनी जो टीचिंग है उसका सही ढंग से उपयोग कर पाएगा और बच्चों को सिखा पाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। रागिनी हमेशा हैंड पंप को चापाकल बोलती है, एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगी, यानी कि आपकी क्लास में रागिनी नाम की कोई बच्ची है, वो हैंड पंप को चापाकल बोलती है, तो एक शिक्षिका होने के नाते, एक अध्यापिका होने के नाते आपको क्या करना चाहिए रागिनी के प्रति। ऑप्शन ए में पूछा गया रागिनी को समझाएंगे कि चापाकल नहीं हैंड पंप है, या फिर ऑप्शन बी रहेगा संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है, या ऑप्शन सी रहेगा उसे डांटेंगे कि उसने गलत शब्द का प्रयोग किया है। तो बिल्कुल भी हमारे एनसीईआरटी में, हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी कहा गया कि बच्चों को कभी डांट कर नहीं पढ़ाना, उनमें पहले रुचि विकसित करिए, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए बच्चे, ताकि वो इंटरेस्ट ले पाए। या ऑप्शन डी में कहा गया उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारी क्लास में अगर कोई बच्चा गलत बोल रहा है, गलत उच्चारण कर रहा है, तो उसकी तरफ शिक्षक को ध्यान नहीं देंगे, ये गलत बोला गया है।
इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी कि रागिनी हमेशा क्या करती है क्लास में, वो हैंड पंप को चापाकल बोलती है। तो एक शिक्षिका होने के नाते जो हमारा कर्तव्य वो है ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग। संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि जो हैंड पंप है उसे हम चापाकल भी कहा जाता है। इससे जो है वो रागिनी बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएगी और वो साथ में साथ चापाकल और हैंड पंप दोनों को भी समझ पाएगी कि हैंड पंप को चापाकल भी कहा जाता है और चापाकल को हैंड पंप भी कहा जाता है। इसमें उससे आत्मविश्वास भी बढ़ पाएगा बच्ची में। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, यानी कि आप एक शिक्षिका होने के नाते आपको रिमीडियल टीचिंग करनी है तो वो सफल कब मानी जाती है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में देखा है बच्चों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि पर, या ऑप्शन बी रहेगा बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, या ऑप्शन सी रहेगा समस्याओं की पहचान पर, या ऑप्शन डी रहेगा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण जो रिमीडियल टीचिंग की जो सफलता मानी जाती है वो मानी जाती है समस्याओं के कारणों को सही पहचान पर। यानी कि आपकी क्लास में कोई बच्चा किसी भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी विषय को लेकर कोई समस्या है तो पहले आप एक शिक्षक होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते उसकी समस्याओं का पता लगाएंगे, उनके कारणों की पहचान कर पाएंगे और उसकी समस्या को सुलझा पाएंगे, ताकि बच्चे समय रहते चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाए और कमियों को दूर कर पाए। इसलिए जरूरी होता है रिमीडियल टीचिंग। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि एक लैंग्वेज टीचर होने के नाते आपको क्लास में निदानात्मक परीक्षण करना है, उसके पीछे का क्या उद्देश्य होना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा है बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, या ऑप्शन बी रहेगा बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, या ऑप्शन सी रहेगा बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, बिल्कुल नहीं करना, ये गलत बोला गया है, या ऑप्शन डी रहेगा बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्यों रहेगा वो आपको बताते, यानी कि लैंग्वेज टीचर होने के नाते भाषा की क्लास में आपको क्या करना चाहिए, भाषा शिक्षक होने के नाते भाषा की क्लास में आपको क्या करना चाहिए कि जो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य आपको रखना चाहिए वो रखना चाहिए ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग। बच्चों की भाषा प्रयोग से संबंधित कठिनाइयाँ आ रही है उन्हें बोलने में, उच्चारण करने में, कि उनके पीछे के कारणों की पहचान करना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो कठिनाइयाँ क्यों आ रही है और किस तरीके से बच्चों को सिखाया जा सके, समझाया जा सके और समय रहते उनकी समस्याओं को, कठिनाइयों को, कमियों को दूर किया जा सके। तो इसलिए जरूरी होता है निदानात्मक परीक्षण करना। पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, उसके बाद उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है बच्चों का। पहले कमियों का पता लगाया जाता है और उसके बाद उस कमियों का उपचार जो है वो उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा किया जाता है। यानी कि निदानात्मक परीक्षण के द्वारा कमियों का पता लगाया जाता है और उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा जो होता है वो बच्चों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे एक शिक्षक होने के नाते, ये पूछा गया है हमसे। ऑप्शन ए में देखा है उसे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे भी हूबहू ऐसे ही बोलना है, यानी उसे पहले सुनाएंगे उसके बाद कहेंगे कि जैसा बोला गया है वैसे ही सुनाना है, गलत बोला गया है। या ऑप्शन बी रहेगा कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप उसी बच्ची को बार बार बोलने के लिए कहें ताकि वो खामोश हो जाए और आपकी जो क्लास में इंटरेस्ट भी ना ले, तो ये भी गलत कहा गया है। और ऑप्शन सी में कहा है कि कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें, तो गलत कहा गया है। इससे बच्चे में जो है आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, वो कभी अपनी बातों को नहीं बोल पाएगी। ऑप्शन डी रहेगा धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपकी क्लास में कलिका नाम की एक बच्ची है और हिंदी भाषा में बोलते समय वो कई बार अटकती है, तो एक शिक्षक होने के नाते आपको जो करना चाहिए वो धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, ताकि वो आपकी बातों को सही तरीके से समझ पाए और जो भाषा में जो वो अटकती है तो वो भी समय रहते सुधारा जा सकते हैं, इसलिए जरूरी होता है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्वालीन विकास जिसे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में कहा जाता है में बच्चा क्या करता है, यानी कि ऐसे स्वालीन विकास में बच्चे में क्या समस्या आती है और बच्चा क्या करने लगता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है अपने हाथ और पैर
हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है बच्चा। या ऑप्शन बी रहेगा सामाजिक अंतर क्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है बच्चा। या ऑप्शन सी रहेगा अक्सर खाने से मना कर देता है। या ऑप्शन डी रहेगा अपने ही कार्यों में लीन हो जाता है, यानी अपने ही कार्य में खोया रहता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी स्वालीन विकार, जिसे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें बच्चा जो है वो सामाजिक अंतर क्रिया और संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन में कठिनाई का अनुभव करने लगता है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है। आप एक शिक्षक होने के नाते लिखित कार्य लेना है और उसकी जांच करना है, तो बच्चों की किस प्रकार से सहायता लेनी चाहिए वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए में कहा है केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है इसलिए जरूरी है। या ऑप्शन बी रहेगा बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं। ऑप्शन बी में कहा है बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं। या ऑप्शन सी रहेगा बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है इसलिए जरूरी है। या ऑप्शन डी रहेगा बच्चे दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्यों रहेगा वो आपको बताते, यानी कि लिखित कार्य की जांच में बच्चों की जो सहायता लेना है वो लेना है बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि जब बच्चे दूसरों की हस्तलिखित यानी कि लिखी गई सामग्री को पढ़ेंगे और जब उनका अवलोकन करेंगे कि इनके ऑब्जर्व करेंगे तो उनसे क्या होगा, वो चीज़ों को अच्छी तरीके से कोरिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे और उनमें ये क्षमता का विकास अच्छी प्रकार से हो पाएगा और क्षमता के विकास का अवसर भी उन्हें मिल पाएगा। इसलिए जरूर भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्लास में भाषा सीखने में त्रुटियां हो रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या है। ऑप्शन ए में कहा उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल ये गलत कहा गया है। या ऑप्शन बी रहेगा उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। या ऑप्शन सी रहेगा वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। या ऑप्शन डी रहेगा वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है, बिल्कुल होने लगती है, यानी कि इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्योंकि भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है, त्रुटियां क्यों होती है, जब हम चीजों को सीखते हैं तभी तो त्रुटियां होती है, गलतियां होती है हमसे, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक एक हिस्सा होती है, यानी कि प्लस पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव हिस्सा होता है जो समय के साथ दूर हो जाता है और हम भाषा को अच्छी तरीके से अर्जित कर पाते हैं और सीख पाते हैं। कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं और करते हैं तो उसमें गलतियां और त्रुटियां होती है और जो त्रुटियां होती है गलतियां होती है वो स्वाभाविक होती है सीखने का, मगर जब गलती होती है गलतियों को समय रहते हुए सुधारना बहुत जरूरी होता है ताकि जो चीज़ें हैं उसे बेहतर तरीके से समझ पाए और चीज़ों को कमियों को दूर किया जा सके। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वे हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है। यानी कि आपकी कक्षा में एक राहुल नाम का बच्चा है और कक्षा में आप जब भी उससे उत्तर पूछते हैं, कोई आंसर पूछते हैं तो वो हकला हकला के बोलने लगता है, यानी कि हकलाने लगता है। तो उसके पीछे का जो हकलाने का कारण है वो आपको बताना है, उसका कारण क्या है। ऑप्शन ए में कहा है राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब ना देना पड़े, तो बिल्कुल ये गलत कहा गया है। हकलाने की एक बीमारी होती है, एक समस्या होती है। ऑप्शन बी में कहा है राहुल को सही उत्तर नहीं पता इसलिए हकलाने लगता है, तो ये भी गलत कहा गया है। जरूरी है कि उसे सही उत्तर नहीं पता तभी वो हकलाता है। या ऑप्शन सी रहेगा ये राहुल की आदत है। या ऑप्शन डी रहेगा राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि जो राहुल है आपकी क्लास में, राहुल नाम का एक बच्चा है, वो उत्तर देते समय जब भी आप उससे कोई क्वेश्चन करते हो उसका जब उत्तर देता है वो, तो वो हकलाने लगता है। जो हकलाने का कारण है वो है राहुल बड़े समूह यानी कि बड़े समूह में अपनी जो बात है वो कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, इसलिए वो बोल नहीं पाता, उसमें बेझिझक होती है, वो बड़े समूह में बोल नहीं पाता इसलिए वो हकलाने लगता है। ये एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है जिसे समय रहते हुए टीचर को दूर किया जाना बहुत जरूरी है। दूर किया जा सकता है जब राहुल को आप परिवेश देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का अवसर देंगे तो उसमें जो हकलाने की कमी है और समस्या वो भी समय रहते हुए दूर हो जाएगी। तो एक टीचर को इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है अपने सभी क्लास में स्टूडेंट पे, ताकि बच्चे जो है बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाए। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या क्या होती है? ऑप्शन ए में दिया है उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण ना हो पाना, या ऑप्शन बी रहेगा उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव होना, या ऑप्शन डी रहेगा विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक समावेशी कक्षा में यानी कि एक से अधिक प्रकार के बच्चे होते हैं सीखने वाले, तो भाषा शिक्षण की जो समस्या होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण ना हो पाना, इसलिए एक समस्या होती है एक समावेशी कक्षा में भाषा परिवेश का सही प्रकार से निर्माण नहीं हो पाता, इसलिए भाषा शिक्षण की एक समस्या है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे एक शिक्षक होने के नाते? यानी कि आपकी क्लास में सभी प्रकार के बच्चे सीखने वाले होते हैं, सबको पता होता है कि एक क्लास में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं सीखने, कोई जल्दी सीखता है, कोई तेज सीखता है, कोई कम सीखता है। तो बच्चे क्या वो करते हैं लिखते समय वो गलत वर्तनी का प्रयोग करते हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते आप किस प्रकार से उस बच्चे की कमी को दूर करेंगे वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में कहा इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे, या ऑप्शन बी रहेगा शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे, या ऑप्शन सी रहेगा बच्चों को उनकी त्रुटि यानी गलती का एहसास कराएंगे, या ऑप्शन डी में कहा गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या फिर क्रॉस लगाएंगे, ये गलत कहा गया है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्यों रहेगा वो आपको बताती हूँ। यानी कि एक कक्षा में जो कुछ बच्चे जो है वो गलत वर्तनी का प्रयोग करते हैं लिखते हुए, तो एक टीचर होने के नाते आपका जो कर्तव्य और जो ड्यूटी है करना चाहिए वो इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में क्या होना चाहिए प्रिंटेड समृद्ध मटेरियल का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि प्रिंटेड मटेरियल का प्रयोग का निर्माण किया जाना जरूरी है, ताकि जो बच्चे जो प्रिंटेड मटेरियल से वो चीज़ों को जब वो वैसे का वैसे देखेंगे तो वो उसी प्रकार से लिखने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा कि समय रहते हुए बच्चों की जो लिखने की संबंधी वर्तनी है गलतियाँ हैं त्रुटियाँ वो दूर हो जाएगी, इसलिए ये करना जरूरी होता है। और टीचर को अपने पढ़ाते हुए सभी बच्चों को समान रूप से लेना चाहिए और सभी प्रकार को उनकी योग्यता के अनुसार सिखाना बहुत जरूरी है, और ये भी होना चाहिए कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं उन्हें उन्हीं की रुचियों के अकॉर्डिंग ही सिखाना जरूरी होता है बच्चों को। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करते हैं, यानी कि जो रिमीडियल टीचिंग है एक टीचर होने के नाते वो किसकी सफलता पर निर्भर करते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर निर्भर करती है, या ऑप्शन बी रहेगा भाषिक नियमों के ज्ञान पर निर्भर करती है, या ऑप्शन सी रहेगा समय और अवधि पर निर्भर करती है, या ऑप्शन डी रहेगा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों रहेगा? क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता निर्भर करते हैं रिमीडियल टीचिंग की एक टीचर के लिए वो समस्याओं के कारणों को सही पहचान कर सके, ताकि जो बच्चे समय रहते हुए उनकी समस्याओं की कमियों को दूर किया जा सके, इसलिए जरूरी होता है रिमीडियल टीचिंग करना समय समय पर। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित होगा या फिर उचित है? आपको होमवर्क देना है, होमवर्क में से इन चारों में से कथन दिए, कौन सा कथन होमवर्क के लिए उचित होगा सही होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा गृह कार्य देना अति आवश्यक है, या ऑप्शन बी रहेगा गृह कार्य अभिभावकों को व्यक्त रखने का उत्तम साधन होता है, या ऑप्शन सी रहेगा बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, या ऑप्शन डी रहेगा गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो गृह कार्य देने का जो उचित कथन है और कार्य देने का जो उद्देश्य होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग। तो ये याद रखना एक टीचर को बहुत जरूरी है। किसी भी बच्चों को क्लास में सिखाते समय उनकी क्षमता और स्तर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा भी गया कि टीचर को बच्चों को पढ़ाने से पहले बच्चों को समझना बहुत जरूरी है, अधिगम दे सकेंगे और लर्निंग करवा पाएंगे। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, यानी कि रिमीडियल कार्य वर्क क्या होना चाहिए उसके बारे में बताना है हमें। ऑप्शन ए में कहा है प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर होना चाहिए, या ऑप्शन बी रहेगा प्रत्येक महीने पे होना चाहिए, माह पे होना चाहिए, या ऑप्शन सी रहेगा वर्ष में 3 बार होना चाहिए, यानी कि टाइम मतलब डिवाइड करना चाहिए 3 बार लेना है टाइम टू टाइम, मंथ में डिवाइड कर देंगे 3-3 महीने बाद,
और या फिर डी रहेगा बच्चे वर्ष में 4 बार होना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर। जब भी आप उपचारात्मक कार्य करें, रिमीडियल वर्क करें, तो आपको करना चाहिए ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग प्रत्येक पाठ की समाप्ति के बाद ही उपचारात्मक कार्य किया जाना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे जो है उस पाठ से संबंधित, उस लेसन के संबंधित उन्हें जो समस्या आ रही है, कारण आ रहे हैं, और उन समस्या को समय रहते हुए दूर किया जा सकते हैं और बच्चों को सही तरीके से सिखाया भी जा सके, इसलिए जरूरी होता है। और समय रहते बच्चों की कमियों को भी दूर किया जा सके, ताकि उन्हें कम समय रहते कमियां दूर हो सके और उन्हें आगे बढ़ाया जा सके और आगे सिखाया जा सके। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाता है? यानी कि रिमीडियल टीचिंग को सफल बनाना है, आपको उसमें किसका आप सहारा लेंगे वो आपको बताना है एक टीचर होने के नाते। ऑप्शन ए में दिया दृश्य श्राव्य साधनों का प्रयोग करेंगे आप, या फिर ऑप्शन बी रहेगा शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, यानी कि टीचिंग मेथड का यूज करेंगे आप, या ऑप्शन सी रहेगा अभ्यास कार्यों का आप यूज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में कहा है केवल ए का करेंगे, या सेकंड में कहा है केवल बी का करेंगे, थर्ड में कहा है केवल सी का करेंगे, या फिर ऑप्शन 4 में रहेगा इन सभी का करेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा 4। क्यों रहेगा वो आपको बता दें। यानी कि उपचारात्मक शिक्षण आपको करना है, रिमीडियल टीचिंग को सफल बनाना है एक शिक्षक होने के नाते, तो उसमें जब आपकी मदद साबित होगी, यानी कि सहारा ले सकते हैं आप, मदद कर सकते हैं, मदद ली जा सकती है, वो दृश्य श्राव्य साधनों का भी आप हेल्प ले सकते हैं। साथ में ही शिक्षण विधियों का भी प्रयोग लिया जाना जरूरी है और अभ्यास कार्यों का भी होना जरूरी है। इसलिए ये तीनों ही जो कथन दिए गए, पॉइंट्स दिए गए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए। इसलिए ऑप्शन जो 4 दिया हुआ ये सभी ये राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आज की क्लास को यही समाप्त करती हैं। अगली क्लास में अगले टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो न्यू टॉपिक्स के होंगे। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।